हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एस के यादव सर के क्लास में स्वागत है। जैसा कि अभी वर्तमान में बिहार पुलिस की ढेर सारी वैकेंसी आई है और उसका फॉर्म आप लोग भर लीजिएगा, क्योंकि समय बहुत नज़दीक, मतलब उसका टाइम पास हो जाएगा तो फिर रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाएगा। दूसरी नंबर, रेलवे की भी ताबड़तोड़ वैकेंसी है। वहीं आपको क्लास 11th-12th के बच्चों के लिए भी जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन वीडियो को अगर आप देखते तो आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं मूल टॉपिक की। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट में, फर्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़े हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में, वहीं हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन किया। आज जो अपना मूल शुरुआत होगा वो हो जाएगा वैदिक सभ्यता। तो इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि वैदिक सभ्यता और वैदिक कालखंड क्या है। तो वैदिक काल को हम लोग दो भागों में बांट के अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। दो भाग में, जैसे कि एक भाग आपका है ऋग वैदिक काल के रूप में और दूसरा है आपको उत्तर वैदिक काल के रूप में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग वैदिक काल का जो ईस्वी है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको 1500 से लेकर के आपको 1000 ईस्वी पूर्व तक की जो सेशन होगा, इन सेशन को हम लोग कौन सा काल कहेंगे? ऋग वैदिक काल। वहीं उत्तर वैदिक काल के लिए क्या सेशन दिया है? 1000 से लेकर के आपको 600 ईस्वी पूर्व तक की जो जितनी भी घटनाएं घटा है, इन सभी को हम लोग उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल में खासकर वेद के बारे में बताया गया है। और वेद का अध्ययन खासकर देखिएगा तो आर्यों के द्वारा खासकर ज़्यादातर किया गया है। तो इनको पहले देखिए कि मैक्स मूलर ने बताया है कि आर्य जो थे वो भारत में आए कहाँ से। वो खासकर भारत में देखा जाए तो पहले के भारत को जो आप मैप बनाइएगा, जो भी आप, तो उसमें नीचे का जो भाग है ना, नीचे, और इधर जो पाकिस्तान का भाग है, इधर मान लीजिए पश्चिम बंगाल का यानी बांग्लादेश का जो पार्ट है, ये सब पहले भारत में ही आते थे। ठीक है, तो कहने का सेंस जो मैक्स मुलर के अनुसार आर्य भारत में कहाँ से आए थे, तो आपको याद रखना है कि मध्य एशिया से आए। मध्य एशिया वाले क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है सर जी? तो मध्य एशिया वाले क्षेत्र जो है, ईरान वाले क्षेत्र को हम लोग मध्य एशिया कहते हैं। जो अभी वर्तमान में आप मैप देखिएगा उसमें ईरान जो क्षेत्र है ना, वो आपको मध्य एशिया के अंतर्गत आते थे, वहाँ से आए। और भारत में सबसे पहले वो पंजाब वाले क्षेत्र में आकर के बसे, खासकर अफ़गानिस्तान वाले क्षेत्र में भी आकर के बसे। तो मूल रूप से पूछा जाए कि मैक्स मुलर के अनुसार भारत में मध्य एशिया, यानी मध्य एशिया बोल रहे हैं तो मध्य एशिया ईरान के अंतर्गत और अफ़गानिस्तान है ना, पंजाब, इन सभी में आर्य लोग आकर के बसे थे। और आर्यों के द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी, जो अपना सभ्यता वो अपनाए थे, वही सभ्यता आपको वैदिक सभ्यता है। और आर्य शब्द अपने आप में देखा जाए तो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ होने का मूल कारण है, वर्तमान समय से आप जोड़ सकते हैं आर्य को, कि आर्य के द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी वो तो वैदिक थी। कारण क्या है कि वो संस्कृत बोला करते थे, और संस्कृत वर्ड या संस्कृत शब्द जो भी बोलते हैं वो अपने आप में श्रेष्ठ होते हैं। वो क्यों? क्योंकि आप अपने क्षेत्र में जो पंडित जी होते हैं देखिएगा, तो वो भी अभी वर्तमान में क्या होते हैं, संस्कृत बोलते हैं। तो घर के सभी लोग उसके पूछते कहने का सेंस एक सम्मान देते हैं पैर छू करके, या जिस भाव से हो। तो आर्यों की भाषा क्या थी? मूल रूप से आपको याद रखना है, संस्कृत थी, और यह ग्रामीण सभ्यता थी। क्वेश्चन पूछा भी जाएगा कि हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी, तो हड़प्पा की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। वहीं आर्य की सभ्यता कैसी थी? तो एक ग्रामीण सभ्यता थी। इन दोनों क्वेश्चन को थोड़ा कोडी रिलेट करके याद कर लीजिएगा। प्रशासन की इकाई के रूप में देखा जाए तो यहाँ के 5 वर्गों में प्रशासनिक फॉर्म में बांटा था। सबसे निचला वर्ग जो था उसको हम लोग कुल कहते हैं, उससे ऊपर वाले को ग्राम कहते हैं, तीसरा विश्व होते थे, चौथा जन और पांचवा राष्ट्र होते थे। इनको याद रखेगा। फिर से याद कराऊँ, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि वैदिक सभ्यता में सबसे निचले वर्ग को क्या कहते थे? तो कुल कहते थे। और दूसरे नंबर पे कौन आता था? ग्राम। फिर आगे विश्व, फिर आगे जन, उसके ऊपर सबसे ऊपर देखा जाए तो राष्ट्र होते थे। और ग्राम के जो मुखिया होते थे, तो ग्राम के मुखिया को क्या बोला जाता था? ग्रामीणी बोला जाता था। उस समय में ग्राम के मुखिया को क्या बोलते? तो ग्रामीणी। इन सब ऑब्जेक्टिव में आएगा, इस शब्द से रूबरू होइए, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव आता है, जब सवाल नहीं बनता है ना, तब पछतावा होता है कि यार मैंने तो पढ़ा था, फिर ऐसा क्यों फंस रहे हैं। तो सबसे छोटा में आपको कुल मारना है। और गांव में जो रहने वाले मुखिया थे उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रामीणी। वहीं विश्व के जो मेन लोग थे, विश्व के कहने का सेंस, विश्व का जो प्रधान थे, प्रधान कहने का सेंस मुखिया, तो उसको हम लोग क्या कहते थे? विश्वपति कहते थे। तो विश्व के प्रधान को विश्वपति और जन के प्रधान को राजन कहते थे। देखिए ना, अभी भी जन माने जनता को देखने वाले को राजन बोला जाता है। और यहाँ पर जो सभा और समिति, राजा की सलाह देने वाली एक दो संस्था थी।
और इन सभा और समिति में खासकर स्त्रियां भी भाग लिया करते थे। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सभा और समिति में कौन भाग लेते थे, तो स्त्रियां भी इन दोनों में भाग लिया करते थे। वहीं अगले क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इस फॉर्म में कि युद्ध के लिए गोवेष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन सी शब्द है, तो गोवेष्टि शब्द, और खासकर जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। गोविष्टि का अर्थ क्या होता है, खासकर बड़े लेवल के पेपर में ऐसे अर्थ भी पूछ देता है कुछ शब्द का कि गोविष्टि का जो प्रयोग मतलब शब्द का अर्थ क्या होता है, तो गायों की खोज। और ये शब्द का प्रयोग हम लोग किसके लिए किया गया है, इसमें युद्ध के लिए किया गया है। वहीं वाजपति गोचर भूमि के अधिकारी होते थे। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि वाजपति जो होते थे वो क्या होते थे, तो गोचर भूमि के अधिकारी, और ये उग्र अपराधियों को पकड़ने का काम करते थे। वाजपति का मूल काम क्या था, जो हाई क्वालिटी का कहा जाए यानी एकदम खतरनाक जो अपराधी था उनको पकड़ने वाले वाजपति होते थे, जिसको हम लोग गोचर भूमि के अधिकारी के नाम से भी जानते हैं। और ऋग्वेद किस समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया है। ऋग्वेद में समाज को, जैसे समाज को वर्ण इसमें जो आया है इसका सेंस ये हुआ कि समाज में जो व्यक्ति जो काम करते उनके आधार पर उनको काम बांट दिया गया। अगर जो व्यक्ति पढ़ाने का काम करे उसको पंडित बोल दिया गया। इस टाइप से क्वेश्चन आपको मूल रूप से पूछा जाएगा कि ऋग्वैदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर अर्थात काम के आधार पर कितने वर्ग में बांटा गया है, तो 4 वर्ग में बांटा गया है, जिसमें एक है आपको ब्राह्मण है, दूसरा है क्षत्रिय है, तीसरा वैश्य है और चौथा शूद्र है। इन सब का अपना अपना अर्थ है। खासकर हम लोग छोटे लेवल के पेपर में इनके भावार्थ में पूरे डीपली नहीं जाना है, ठीक है ना। बस इतना याद रखिएगा कि व्यवसाय के आधार पर कितने वर्ग में बांटा गया है, तो 4 वर्गों में बांटा गया है। वहीं आर्य का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक है। आर्य की समाज कहती है पितृसत्तात्मक। वहीं आपको अगर हड़प्पा की समाज पूछूं कैसा था, तो हड़प्पा की जो समाज थी वो मातृसत्तात्मक थी। हड़प्पा की समाज कैसी थी, मातृसत्तात्मक, लेकिन आर्यों की समाज थी ये पितृसत्तात्मक थी। समाज की सबसे जो छोटी इकाई होती थी उसको हम परिवार कहते थे, जैसे कि ऊपर भी पढ़े हैं। परिवार यानी या तो कुल, जिसकी मुखिया पिता होता था। यानी देखा जाए क्योंकि स्वाभाविक है आर्य की समाज पितृसत्तात्मक थी, और पितृसत्तात्मक होने की वजह से उस समाज के जो पिता होते थे वो कौन होते थे, आपको मुखिया होते थे। मुखिया यानी पिता होते थे, और उसे हम कुलुप कहते थे। क्वेश्चन पूछा भी जाएगा कि आर्यों की समाज जो पितृसत्तात्मक थी उस समाज के मुखिया को हम लोग क्या कहते थे, तो कुलुप के नाम से जानते थे। ये भी शब्द से आप रूबरू हुए, क्योंकि प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं और प्राचीन इतिहास में कुछ ऐसे शब्द है जिसका सेंस अर्थात अर्थ समझना आपको परम जरूरी है। यदि आप उस अर्थ को नहीं समझिएगा तो क्या है ना, क्वेश्चन जब आ जाता है तो कुछ छोटे छोटे शब्द का अर्थ ही नहीं समझ पाएंगे, जिससे आप उसका आंसर देने में असमर्थ हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लिया करती थी। कहने का सेंस स्त्री और पुरुष दोनों यज्ञ कार्यों में, खासकर हमें कहा जाए तो ये वैदिक सभ्यता बहुत अच्छी सभ्यता लगा, क्योंकि इस सभ्यता में स्त्रियों की भी क्या दिया गया है, भागीदारिता का अच्छा स्वभाव दिया गया है। वहीं बाल विवाह और प्रथा प्रथा ये इन दोनों का प्रचलन नहीं था और वर्तमान में भी नहीं है, और ये अच्छी, इनसे क्या सेंस मिल रहा है, सीख मिल रहा है कि बाल विवाह पर उस समय प्रतिरोध था। अभी तो खासकर अभी भी हो रहा है, बाल विवाह पे प्रतिबंध तो है ही, लेकिन कहीं कहीं ऐसा घटना आपको देखने को मिलेगा कि ये चीज़ नहीं हो रहा है। खासकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बाल विवाह के लिए कितने उम्र फिक्स किया गया है, तो 18 वर्षीय है लड़की के लिए, और बॉयज़ के लिए टोटल आपको 21 वर्ष याद रखना है। नेक्स्ट है कि विधवा अपने अगर विधवा उसको कहते हैं जिसकी पति मर जाए, तो विधवा अपने मृत पति अर्थात छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। इन चीज़ों की आज़ादी थी कहाँ बोले तो वैदिक सभ्यता में। और जीवन भर जो महिला जो लड़की अगर पूरे जीवन भर विवाह नहीं करना चाहते थे और नहीं करती थी, चाहना क्या, अगर जो अविवाहित रहती थी तो अविवाहित महिला को अमाजू के नाम से जाना जाता था। इन चीज़ों को याद रखिएगा। आर्य के जो प्रिय पेय पदार्थ थे यानी पीने वाले जो पदार्थ थे वो थे सोमरस, और यह खासकर देखिएगा तो वनस्पति अर्थात पेड़ पौधों से बनाए जाते थे। और उन समय की सोमरस तो समझिए आनंदित ही आनंदित था। अभी तो समझिए क्या क्या से बना दिया जाता है, लोग पीते ही गिर जाते हैं और लीवर डैमेज हो जाते हैं। लेकिन वो सोमरस आपको क्या है ना, पौधे से बनाए जाते थे, पेड़ पौधे के रस से बनाए जाते थे, जो आपको पौष्टिक भी होता था। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उपनिषद की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा उपनिषद की संख्या 108 है। वेद कितना पूछेगा, वेद की संख्या कितना है, तो वेद 4 है। वहीं वेदांग पूछेगा तो कितना हो जाएगा आपको, वेदांग 6 है। और पुराण की संख्या कितना है, तो पुराण आपको 18, इनको याद रखिएगा।
आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? पशु को पालन करना और कृषि करना। क्वेश्चन पूछा भी जाता है आर्य की मुख्य व्यवसाय क्या था, काम क्या था? तो पशुपालन और कृषि। खासकर आर्यों को तंबाकू के बारे में जो है ना वैदिक काल के लोगों को ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन पूछा भी जाए कि निम्न में से किस फसल के बारे में वैदिक सभ्यता के लोगों को जानकारी नहीं था, तो आपको तंबाकू में टिक आउट कर देना है। आर्यों की जो मूल रूप से प्रिय पशु था वो आपको घोड़ा को देखा जाता है। और घोड़ा को खासकर घोड़ा से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कभी कि बुकेफेराल किसका घोड़ा है? तो बुकेफेराल है आपको सिकंदर का नाम सुने ना, तो सिकंदर के घोड़ा का नाम बुकेफेराल है। और घोड़ा से एक और रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए कि चेतक किसकी घोड़ा का नाम है? तो चेतक किसकी घोड़ा के नाम है? आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए। ये क्वेश्चन आपको HW के रूप में रहने दिए। वहीं घोड़ा का जो क्रोमोसोम कहा जाए कितना है, तो वो आप याद रखिएगा 68 है, 68 है। ठीक है। नेक्स्ट है आर्यों द्वारा खोजी गई जो धातु थी वो क्या थी? लोहा थी, और जिसे श्याम आयस कहते थे। उस समय लोहा को लोहा न बोल के श्याम आयस कहा जाता था तथा तांबे को लोहित आयस कहा जाता था। क्योंकि लोहा को लोहित आयत, बहुत बच्चे लोहा को लोहित आयत मार देगा। इन चीज़ों को थोड़ा गौर से देखिए। हम लोग लोहा को श्याम आयस कहते थे और तांबा को क्या कहते थे? लोहित आयस। ऐसे कन्फ्यूजनल शब्द से थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिए और थोड़ा आंख टिका करके थोड़ा ध्यान रखिएगा। गाय की जो हत्या करने वाले लोग थे उनके लिए क्या सजा थी? तो डायरेक्ट, कहने का सेंस मृत्युदंड, और उसको देश निष्कासित कर दिया जाता था, अर्थात देश से उसे बाहर भेज दिया जाता था जो गाय को हत्या करते थे। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में उल्लेखित जो नदियों के बारे में वर्णन किया गया है, खासकर किस किस नदी का? तो सरस्वती नदी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान महत्वपूर्ण माना गया है। किसमें? ऋग्वेद में। और पवित्र माना गया है, क्योंकि लोग गंगा गंगा देख करके लोग गंगा नदी में टिक मार देते हैं। तो थोड़ा इस नदी से बचिएगा। जब आपको वेद के अनुसार खासकर ऋग्वेद में पूछे किस नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है, तो आपको सरस्वती नदी। वहीं देखा जाए तो ऋग्वेद में गंगा नदी का कहेगा कितनी बार चर्चा है? तो 1 बार। और यमुना नदी का चर्चा कितना बार है? तो 3 बार। और इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है। कहेगा सबसे ज़्यादा किस नदी का ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है? तो सिंधु नदी का। जब नदी की ही चर्चा आया तो क्वेश्चन पूछे, एक बार हम बताए भी थे कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो आपको गंगा में। और भारत में बहने वाले सबसे बड़ी नदी कौन है? तो ब्रह्मपुत्रा, जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है और गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। हालांकि क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत की शोक नदी के नाम से किसे जानते? तो ब्रह्मपुत्रा को याद रखना है। वहीं बिहार की सबसे शोक नदी कौन है? तो बिहार का शोक नदी को हम लोग कोसी नदी के नाम से जानते हैं। 2 नदी और आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की विपरीत दिशा में बहने वाली नदी कौन है? तो भारत की विपरीत दिशा में बहने वाली नदी आपका नर्मदा है, और दूसरा क्या है? आपको ताप्ती है। इनको याद रखिएगा। और 2 क्वेश्चन और याद रख लीजिए। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन नदी है? नील नदी है। और चौड़ी नदी के दृष्टि से पूछे तो वो हो जाएगा आपको अमेजन नदी हो जाएगा। इनको याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं उत्तर वैदिक काल। ये उत्तर वैदिक काल का कालक्रम कहाँ से कहाँ? तो 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक के काल को हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ये कालक्रम भी आपको ऑप्शन में डाल के पूछा जाता है, ठीक है ना। ऋग्वैदिक में मैंने क्या देखा? 1500 से 1000। और उत्तर वैदिक में क्या देख रहे हैं? 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान पर किसका मेन रूप से वर्चस्व हो गया? तो प्रजापति देवता का लोग ज़्यादा प्रिय मानते थे। खासकर उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था यानी जन्म के आधार पर दे दिया जाता था। उस समय में हम लोग जो ऋग्वैदिक काल में पढ़े हैं, तो ऋग्वैदिक काल में जो उसका वर्ण व्यवस्था थी वो उनके काम के आधार पर दे दिया। अगर कोई नाई का काम कर रहा है तो उसे हजाम दे दिया गया उपाधि। अगर कोई मान लीजिए लकड़ी का काम कर रहा है तो उसे लकड़हारा दे दिया गया। लेकिन यहाँ ना क्या है? जन्म के आधार पर दे दिया गया। अगर ब्राह्मण का बच्चा अगर जन्म लिया तो वो भी ब्राह्मण ही हो जाएगा, यानी जन्म के आधार पर। कहने का सेंस ये हो गया। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा गया है। जैसे कि आप हल देखे होंगे, इस टाइप से बना रहता है, ठीक है ना, और ऐसे करके गया रहता है। तो ऊपर जो है ना हल को, ये जो हल है ना, तो हल को सीरा कहेंगे। हल को क्या बोला जाता था? सीरा। और इससे जोतने के क्रम में जो ये रेखा पड़ती थी उसे हम सीता के नाम से जानते थे। ये क्वेश्चन में फंस जाता है बहुत सारे लोग कि देखिए हल को, है ना, हल को हम लोग सीरा कहते हैं, और हल द्वारा जो चलाते हैं खेती जोतने के बाद वो जो हल रेखा बनेगी उस हल रेखा को हम लोग सीता कहते हैं। वहीं सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इनको भी याद रखिएगा, क्योंकि सत्यमेव जयते तो भारत के
लोगों पर ही लगा हुआ है, समझिए। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर के बारे में आप जानकारी ले लीजिए। यहाँ पहली बार क्या हुआ था, पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। कहाँ, तो कौशाम्बी नगर, कौशाम्बी नगर, कौशाम्बी नगर। महाकाव्य 2 हैं। महाकाव्य कौन की पूछा जाएगा, कितने हैं, तो 2 हैं। एक है महाभारत है और एक है आपका रामायण, जबकि संस्कृत में 8 महाकाव्य हैं। वैसे जनरल क्वेश्चन आपसे पूछे महाकाव्य की संख्या कितना है तो आपको 2 में टिक मारना है, और संस्कृत में कितने महाकाव्य है तो संस्कृत में कुल मिलाकर के 8 महाकाव्य है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है, पूछा भी जाता है महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो ये है आपका जय संहिता। वहीं महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है, जिसकी रचना किसने किया था, वेद व्यास ने किया था। वहीं रामायण की रचना किसने किया है, वाल्मीकि ने किया है। और गीत गोविंद नामक किस पुस्तक की रचना किसने किया है, तो जयदेव ने किया है। छोटी छोटी कुछ पुस्तक का भी नाम आप याद रखिएगा। अब यहीं आता है आपका गोत्र। गोत्र का मतलब होता है नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। क्वेश्चन पूछा जाए गोत्र नामक संस्था का जन्म कहाँ हुआ है, तो उत्तर वैदिक काल में हुआ है। अब कुछ प्रमुख दर्शनक का नाम देख लीजिए और उनके प्रवर्तक। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ये VVI टॉपिक है, इनको थोड़ा देख लीजिए। और यही टॉपिक के साथ हम लोग विदा ले लेंगे। योग दर्शन का कहेगा, योग दर्शन किसका है, तो पतंजलि का है। योग वैसे देखिए ना, पतंजलि योग करते रहते हैं ना, पतंजलि रामदेव बाबा, इस ट्रिक से आप याद रख लीजिए। न्याय दर्शन का संबंध किससे है, तो गौतम ऋषि। न्याय दर्शन किसने दिया, गौतम ऋषि न्याय दर्शन, ऐसे करके थोड़ा याद करना पड़ेगा। चाणक्य दर्शन का संबंध किससे है, तो चाणक्य से है। वहीं सांख्य दर्शन का संबंध कपिल मुनि से है, जिससे सबसे प्राचीन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे प्राचीन दर्शन कौन है, तो आपका है सांख्य दर्शन, जिसके रचनाकार और जिसका प्रवर्तक पूछा जाए कौन है, तो कपिल मुनि। वहीं पूर्व मीमांसा का जो है प्रवर्तक वो है जैमिनी राय। कौन है, तो जैमिनी राय। और उत्तर मीमांसा का है बदरायन, उत्तर मीमांसा का बदरायन, उत्तर मीमांसा का बदरायन। और वैशेषिक दर्शन देखा जाए तो कणाद और उलूक है, कणाद और उलूक है। तो इनको थोड़ा स्क्रीनशॉट लेकर के भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से आपका ऑब्जेक्टिव आएगा जब इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन उठाएगा। तो ये मेरा प्रयास कैसा लग रहा है, आपको कंपटीशन में थोड़ी सी भी सहयोग दे रही है, तो थोड़ा सा आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि इनको रेगुलर बना के देखिए। और बाकी सब्सक्राइब और व्यूज़ तो ये तो समझिए आपके ऊपर निर्भर है। अच्छा लगेगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर व्यूज किया कीजिएगा, ठीक है ना। तो कैसा लग रहा है ये मेरा प्रयास, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। लेते हैं हम विदा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।